प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर के इवोल्यूशन के पेपर में आज हम चर्चा करेंगे स्पेसिएशन पर। स्पेसिएशन होता है स्पीसीज का ओरिजिन। स्पीसीज एंड देयर ओरिजिन जो होता है उसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्पीसीज या जाति को देखते हैं। विकास या वर्गीकी की बायोलॉजिकल जो यूनिट होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। विकास या वर्गीकी की जैविक इकाई को स्पीसीज अथवा जाति कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक जाति को अस्थायी लक्षणों वाली तथा मानव द्वारा वर्गीकृत काल्पनिक इकाई माना जाता था, किंतु सबसे पहले लिनियस ने इस तथ्य पर बल दिया कि जातियों के लक्षण स्थायी होते हैं। ये एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। लिनियस और अन्य जो वर्गीकी विज्ञ थे उन्होंने कहा आकारिक रूप से स्पष्ट जीवों के समूह को समष्टि स्पीसीज या जाति कहते हैं। इस परिभाषा से अर्थ ये हुआ कि एक जाति के समस्त जीवों में आकार की समानता पाई जाती है, किंतु सभी जातियों के जीवों में यह धारणा खरी नहीं उतरती, क्योंकि किसी किसी समष्टि के जीवों में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। यदि हम मेलार्ड नामक नदी की जो डक है, मेलार्ड जिसे रिवर डक कहते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस जाति के नर और मादा दोनों एक दूसरे से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनको शुरू में अलग अलग जातियों के अंतर्गत रखा गया था। इसी प्रकार पक्षियों के कुछ अन्य समूह जैसे कि हमिंग बर्ड, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, वुड वार्बलर्स में मादा पक्षी नर पक्षियों की अपेक्षा अन्य संबंधित जातियों के मादा पक्षियों से अधिक मिलते जुलते हैं। कीटों और निम्न अकशेरुकी प्राणियों तथा अगाध समुद्र में रहने वाली मछलियां में तो नर और मादा जीवों में इतना अधिक अंतर होता है कि कभी कभी इन्हें जेनेटिक और वातावरणीय कारकों के फलस्वरूप किसी जाति के जीवों में इतना अधिक अंतर विकसित हो जाते हैं कि उनके आकार के आधार पर एक जाति की संज्ञा देना संभव नहीं होता है। कभी कभी समस्थानिक समष्टियाँ आप जानते हो, जो समान स्थान पर रहती है पॉपुलेशन, उन्हें कहते हैं। वो आकार की रूप से बहुत अधिक समान होती है, लेकिन गुणों के आधार पर ये अलग अलग जातियों को निरूपित करती है। अतः केवल आकार के आधार पर यह व्याख्या कर देना कि उक्त समूह किसी जाति विशिष्ट में आता है, ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। तो फिर हमें बायोलॉजिकल स्पीसीज की परिभाषा हमें देनी पड़ेगी, और बायोलॉजिकल स्पीसीज की परिभाषा मायर ने 1942 में दी। इन्होंने कहा स्पीसीज या जाति या वास्तविक या संभाव्य रूप से संकरण नहीं करने वाली प्राकृतिक समष्टियों के वे वर्ग हैं जो जननीय रूप से इसी प्रकार के अन्य वर्गों से पृथक रहते हैं। यानी स्पीसीज या जाति जो होती है, उस जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों के साथ न तो संकरण कर सकते हैं, न ही जनन कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होती है उसको स्पीसीज या जाति कहा जाता है। इसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कहा जाता है, और ये परिभाषा स्पीसीज के मायर ने 1942 में दी थी। इस परिभाषा के अनुसार जीव जो है, जाति, एक स्थायी यूनिट नहीं होकर एक इवोल्यूशन या विकास के प्रक्रम का एक पद है। इवोल्यूशन में एक स्टेप है। किसी जाति की विभिन्न समष्टियों का उद्गम होता है। अतः स्पष्ट है
कि वे जंतु जो परस्पर संकरण नहीं कर सकते हैं, किसी जाति की विभिन्न समस्याएं अलग अलग जातियों में बदल जाती है और इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विकास के एक अलग पथ पर अग्रसर होती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है, उसकी स्थापना से पूर्व समस्या जो होती है वो भौगोलिक रूप से पृथक होती है। इसलिए ऐसी जो जातियां बनती हैं उन्हें पहले भौगोलिक प्रजातियां या उपजातियां सब स्पीशीज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जातियों की सामान्य विशेषताएं। किसी भी जाति में 4 सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। पहला, किसी जाति के सभी सदस्य में विशिष्ट लक्षण समान होते हैं जो कि उन्हें अन्य जाति के जीवों से पृथक करते हैं। दूसरा, जातियों के बीच इंटरमीडिएट या संक्रामक जीव नहीं पाया जाता है, अर्थात जो जीव होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं। एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड या जननिक पाथर के उनमें पाया जाता है। तीसरी बात में ये कहता है कि विभिन्न जातियों के जीव जो है आपस में लैंगिक जनन नहीं करते, अतः प्रकृति में भिन्न भिन्न जातियों के संकर या तो होते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम संख्या में मिलते हैं। और चौथा और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि जो संबंधित जातियाँ होती हैं वो अलग अलग निकटवर्ती प्रदेशों में ही रहती है। ये 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक स्पीशीज को आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। अब हमारे पास आता है सिबलिंग स्पीशीज या सहोदर जातियाँ। सहोदर जातियाँ जो होती है वो सिम्पैट्रिक स्पीशीज कहलाती है। ये उन समस्थानिक समष्टियों को कहते हैं जो आकार के रूप से तो पृथक होती है किंतु जननी रूप से पृथक नहीं होती। ऐसी समष्टियाँ जो आकार में तो समान होती है किंतु जननिक रूप से पृथक नहीं होती है, उन्हें सहोदर स्पीशीज कहा जाता है। इसको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अनुसार इन समष्टियों को पृथक न कहकर बायोलॉजिकल रेसेस या जैव प्रजातियाँ कहते हैं। इस प्रकार की जैव प्रजातियाँ कुछ आकार के परिवर्तनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से समान होती है। मायर ने 1942 में इन जैव प्रजातियों को सहोदर जातियों की संज्ञा दी। लगभग सभी प्राणी समूहों में सहोदर जातियाँ मिलती है, किंतु कीटों में इस प्रकार की जातियाँ अधिक सामान्य रूप से पाई जाती है। ड्रोसोफिला, जिसे हम फल मक्खी कहते हैं, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ड्रोसोफिला सूडोबस्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, ये 2 जातियाँ हैं ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला सूडोबस्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। इन दोनों में आकार के रूप से इतनी अधिक समानता होती है कि लैंसफील्ड नामक वैज्ञानिक ने 1924 में इन्हें एक ही जाति के अंतर्गत रख दिया, एक ही जाति की 2 उपजातियाँ का। इन दोनों सहोदर जातियों की लार ग्रंथि की कोशिकाओं में गुणसूत्रों में काफ़ी भिन्नता होती है। इन गुणसूत्रों की जीन विन्यास में भी काफ़ी अंतर होता है। इसके अतिरिक्त इनके सेक्स कॉम, नर जननांग और विंग्स के आकार में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये दोनों उपजातियाँ साथ साथ रहती है किंतु आपस में जनन नहीं करती, इसलिए जननी रूप से पृथक होती है। परिवर्तनों के अतिरिक्त इन दोनों उपजातियों में पारिस्थितिक, शरीर क्रियात्मक और लैंगिक स्वभाव में भी अंतर होता है। दोनों जातियों में कृत्रिम संकरण कराने पर F1 संतति में केवल मादा मक्खियाँ जो होती है वही फर्टाइल होती है। मादा मक्खियाँ तो उत्पन्न होती है वो जो जनन समूह होती है, और नर मक्खियाँ जो इनसे उत्पन्न होती है वो हमेशा बंदी होती है। इस प्रकार
इन दोनों जातियों में संकरण कराने पर उत्पन्न होने वाली जो नर जातियां वंध्य इसलिए होती है क्योंकि इनके वायु गुणसूत्र में अंतर होता है। इसमें से एक उपजाति में वायु गुणसूत्र जे आकार का होता है और दूसरी उपजाति में वायु गुणसूत्र जो है वी आकार का होता है। इसलिए इन दोनों जातियों में का जो नर जो होता है वो क्या होता है, वंध्य होता है। इस प्रकार इन उपजातियों को अलग अलग जातियों की संज्ञा दी गई है और यह सहोदर जातियां या सिबलिंग स्पीशीज कहलाती है। मच्छरों में भी सहोदर जातियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एनोफिलीज की अनेक जातियां सिबलिंग स्पीशीज है, सहोदर जातियों को प्रदर्शित करती है। अब एनोफिलीज की कुछ जातियों के नाम आपको गिना लेते हैं। एनोफिलीज मस्क्यूलिपेनिस, एनोफिलीज एट्रोपार्वस, एनोफिलीज कार्बेनोही, एनोफिलीज सेकोरोवी और एनोफिलीज सब एलिपाइनस। एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस, एनोफिलीज एट्रोपार्वस, एनोफिलीज कार्बेनोहाई और एनोफिलीज सेकोरोवी, एनोफिलीज सब एलिपाइनस के जो वयस्क मच्छर होते हैं, इन स्पीशीज में व्यापक समानताएं पाई जाती है। इसी कारण प्रारंभ में इन सभी को एक ही जाति एनोफिलीज मस्क्यूलिपेनिस के अंतर्गत जैविक उपजातियों के रूप में रखा गया था। इन उपजातियों के गूढ़ अध्ययन से इन सभी के भौगोलिक वितरण, इनका पोषण स्वभाव और मलेरिया को फैलाने की सामर्थ्य, इनका जनन स्वभाव और मैथुन स्वभाव में भिन्नता का पता चला। साथ ही मच्छर की ये सभी सहोदर जातियां जननीय रूप से पूर्णतः पृथक होती है। सहोदर जातियों का अब बात करेंगे महत्व की। सिग्निफिकेंस ऑफ द सिबलिंग स्पीशीज। वे जैव जातियों की संकल्पना की सार्थकता को प्रमाणित करती है, पहली बात। दूसरा, इनका नासिक जीव नियंत्रण, कीट विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान में विशेष महत्व है। तीसरा, सहोदर जातियों द्वारा जाति उद्भवन की क्रिया को समझने में सहायता मिलती है। ये तीन इनका महत्व है। पहला, जैव जातियों की संकल्पना की सार्थकता को प्रमाणित करती है। नाशक जीव नियंत्रण, कीट विज्ञान और अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान में विशेष महत्व है। तीसरा, सहोदर जातियां जाति उद्भवन की क्रिया को समझने में सहायता मिलती है। सामान्यतः सहोदर जातियां भौगोलिक पातरकी के कारण विकसित होती है। सबसे पहले किसी जाति की समस्या भौगोलिक पातरकी के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाती है। इस प्रकार भौगोलिक रूप से पृथक हुई जो समष्टि होती है, उनके जीन कोष में उत्परिवर्तन होता है या पुनर्मिलन होता है। उसके द्वारा ये उत्पन्न परिवर्तन एकत्रित होते रहते हैं, जिससे जो जेनेटिकल कंपोजिशन था उसमें विचलन आ जाता है। तो जेनेटिक विचलन हो गया, और जेनेटिकल विचलन जो होता है वो प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। कालांतर में ये सब एकत्रित होते रहते हैं और अंत में जेनेटिक रूप से प्रत्येक समष्टि दूसरी समष्टि से इतनी अधिक अपसरित हो जाती है कि वे एक दूसरे से लैंगिक जनन करने में पृथक हो जाती है या एक दूसरे के साथ लैंगिक जनन नहीं कर पाती है। अब हमारे पास बात आती है मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक स्पीशीज। एक प्ररूपी और बहुल प्ररूपी जातियाँ। एकल प्ररूपी और बहुल प्ररूपी जातियों के संदर्भ में दो संकल्पना दी गई है। इनमें पहली संकल्पना कहलाती है अविमीय या एकल प्ररूपी जाति संकल्पना, नॉन डायमेंशनल और मोनोटॉपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और दूसरा कहलाता है मल्टी डायमेंशनल या पॉलीटिपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। पहले हम बात करते हैं नॉन डायमेंशनल और मोनोटिपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। अविमीय
या एकल प्ररूपी जाति संकल्पना। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक जाति एक यूनिट है। प्रत्येक जाति में परस्पर संकरण करने वाले जीवों की एक पॉपुलेशन होती है, एक समष्टि होती है। यदि एक ही स्थान पर दो या अधिक समष्टियाँ वास करती हो तो इनमें संकरण नहीं होता हो, तो इस प्रकार की प्रत्येक समष्टि जो होती है वो एक अलग अलग जाति को निरूपित करती है और ये एकल प्ररूपी जाति या मोनोटिपिक स्पीशीज कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है प्रत्येक जाति जो होती है एक जननीय रूप से पृथक समष्टि की बनी होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल या पॉलीटिपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक समष्टि जो भौगोलिक रूप से पृथक दो या अधिक समष्टियों की बनी होती है, इन दो या अधिक समष्टियों को हम उपजातियाँ या सब स्पीशीज कहते हैं। अतः जाति जब भौगोलिक रूप से पृथक समष्टियों का वह वर्ग है जो जननीय रूप से पृथक नहीं होता और संभाव्य रूप से जननक्षम होती है। इस प्रकार साथ साथ रहने पर भी इस प्रकार की समष्टियाँ अपनी व्यक्तित्वता बनाए रखने पर असमर्थ रहती है और वे एक दूसरे से पूर्णतः मिल जाती है। अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये अलग अलग प्रदेशों में वास करती है। इस प्रकार की विभिन्न समष्टियाँ बहुल प्ररूपी समष्टियाँ कहलाती है। बहुल प्ररूपी समष्टियाँ अधिकांशतः अनेक प्राणी समूह में पाई जाती है। स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मछलियाँ, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, बिच्छू, मकड़ी आदि में मिलती है। अब इसका महत्व क्या है? बहुल प्ररूपी संकल्पना द्वारा एक ही मूल जाति में अनेक जातियों के विकास के प्रक्रम को समझने में सहायता मिली है। आकार के रूप से भिन्न विस्थानिक जातियों को एक ही बहुल प्ररूपी जाति में सम्मिलित करने से प्राणियों के वर्गीकरण में अत्यधिक सहायता मिली है। ये दो इसके महत्व हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सब स्पीशीज कैटेगरीज। सब स्पीशीज की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? प्रत्येक बहुल प्ररूपी जो जाति होती है वो उसमें अनेक सब स्पीशीज पाई जाती है। इन सब स्पीशीज को प्रवर्णों या क्लाइंस में डिवाइड किया जाता है। इन प्रवर्णों या क्लाइंस को समुदाय या डीम्स में विभक्त किया जाता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? समुदाय या डीम। डीम मिलकर के प्रवर्ण या क्लाइंस और क्लाइंस या प्रवर्ण मिलकर के उपजाति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उपजाति। किसी जाति की भौगोलिक रूप से स्थानीय समष्टियों के उस समूह को उपजाति कहते हैं जो उस जाति के परास के भौगोलिक उपविभाग में वास करती है और आनुवंशिक और आकार के रूप से जाति की अन्य समष्टियों से भिन्न होते हुए भी आपस में संकरण करने में समर्थ होती है। आगे यही समझ में सीधी सी बात यह कह रहा है कि भौगोलिक रूप से पृथक स्थानीय समष्टियों का वह समूह उपजाति कहलाता है जो एक जाति के भौगोलिक परास के उपविभागों में रहती है और ये आनुवंशिक और आकार की रूप से जाति के अन्य समष्टियों से भिन्न रहती है, किंतु उनमें संकरण कराया जाए तो संकरण करने में समर्थ होती है। इस परिभाषा के अनुसार उपजाति की जो विशेषता निकल कर हमारे पास आती है वो इस प्रकार है। प्रत्येक उपजाति एक लोकलाइज्ड पॉपुलेशन होती है, स्थानीय समष्टियों का एक समूह को निरूपित करती है। प्रत्येक उपजाति को निरूपित करने के लिए त्रिनाम पद्धति के उपयोग में लाई जाती है, जिसमें पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीशीज का और तीसरा नाम सब स्पीशीज का होता है। जैसे हम मानव के संदर्भ में लेते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, होमो जेनेरिक नाम, सैपियंस स्पीशीज का नाम और लास्ट वाला सैपियन सब स्पीशीज का नाम। प्रत्येक उपजाति की अपनी निदान सूचक आकार की विशेषता होती है। उपजाति अपनी जाति के परास के एक निश्चित उपविभाग में वास करती है और प्रत्येक जाति की विभिन्न उपजातियों के जीव अवसर मिलने पर आपस में संकरण कर लैंगिक रूप से एक जननीय संकर को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब तो फिर बात आती है जाति और उपजाति में अंतर क्या हुआ भाई? विभिन्न उपजातियां जो अलग अलग प्रदेशों में वास करती है
प्राय इनके रहने के वास क्षेत्र अलग अलग होते हैं, किंतु एक ही वास स्थान पर मिलने पर ये आपस में संकरण करते हैं। दूसरा, एक ही जाति की उपजातियों के सदस्य एक दूसरे के संकरण पर आने पर संकरण करके जननसम संकर उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत विभिन्न जातियों के जीवों में जननिक पार्थक्य होता है। यह जाति और उपजाति के संदर्भ में जो अंतर है वो। और तीसरा अंतर यह है कि एक जाति के विभिन्न जो उपजातियों के सदस्य होते हैं वे विभिन्न जाति के सदस्यों की अपेक्षा आकार की परिवर्तन उनमें कम होते हैं। उपजातियों का क्या विकास के महत्व है भाई? उपजातियाँ एक मूल जाति के विभिन्न जातियों के अपसरण में एक छोटी स्टेप को निरूपित करती है। सतत और असतत वितरण वाली किसी भी जाति के समस्त जीव संयोगिक रूप से कॉपुलेशन नहीं करते। किसी जाति के जीवों में समान रूप से वितरित होने पर वे जाति अनेक विस्थानिक प्रजनन करने वाली समष्टियों में विभक्त रहती है और प्रत्येक समष्टि भौतिक रूप से थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग विकासीय पथ की ओर अग्रसर होती है। किसी मूल प्रभाव या पेरेंटल स्टॉक के वंशज एक प्रदेश से विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं और इस प्रकार की दूरी और भौगोलिक रोध के कारण वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में जाति की सभी समष्टियों का जेनेटिक संगठन समाप्त होता है, किंतु भिन्न भिन्न पर्यावरण वाले प्रदेशों में रहने तथा एक दूसरे से संपर्क टूट जाने के कारण इनके जेनेटिकल कंपोजिशन में अंतर एकत्रित होते हैं। इसके फलस्वरूप जो मूल प्रभाव था या मेन जो स्टॉक था उससे वे एक दूसरे से भिन्न हो जाती है और प्रत्येक समष्टि एक उपजाति का रूप ले लेती है। इस कारण उपजातियाँ विकास के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण पद को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है हमारे पास क्लाइंस की। क्लाइंस या प्रवण, जाति, उपजाति, उसके बाद आता है हमारे पास क्लाइंस या प्रवण। क्लाइंस प्रवण दूर दूर तक फैली हुई जाति की स्थानीय समष्टियों के वे वर्ग हैं जो भौगोलिक परास के एक भाग से दूसरे भाग तक नियमित और पद से स्टेप वाइज रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। भौगोलिक परास के एक भाग से दूसरे भाग तक नियमित और स्टेप वाइज रूपांतरण प्रदर्शित करने वाले समूह को क्लाइंस कहा जाता है। क्लाइंस या प्रवणों द्वारा प्रदर्शित नियमित अर्थात सतत विभिन्नताएं पारिस्थितिक भौगोलिक विभिन्नताओं से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहा जा सकता है कि क्लाइंस से पता चलता है कि जीवों में होने वाले आकार के परिवर्तन अनुकूली स्वभाव के होते हैं, जो जाति के पूर्ण प्रभाव से क्रमिक रूप से एक स्थानिक समष्टि से दूसरी समष्टि में परिवर्तित होते चले जाते हैं। अतः जाति के परास के दोनों सिरों पर स्थित समष्टियों के जीवों के लक्षणों में काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रवणों में मिलने वाले अधिकांश परिवर्तन जाति के परास के विभिन्न भागों में अलग अलग वातावरण की दिशाओं के प्रति अनुकूल रूप से मिलते हैं। प्रवण जो होते हैं उसमें कलिनल ग्रेडेशन होता है। कलिनल ग्रेडेशन का सर्वोत्तम उदाहरण उत्तरी अमेरिका का राना पाइपियंस नामक मेंढक है। यह प्रेरी घास के मैदानों में व्यापक रूप से मिलता है। प्रेरी घास के मैदानों में विभिन्न ताप के अनुरूप अलग अलग उपजातियाँ मिलती हैं जो क्रमिक रूप से ताप के प्रति अनुकूलता एवं परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। उत्तरी और दक्षिणी छोर की ओर की समष्टियों की तुलना में इनमें अंतर स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं, जबकि इन दोनों छोरों के बीच में स्थित विभिन्न क्लाइंसों में केवल क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे छोटी यूनिट हमारे पास आ जाती है जो समुदाय या डीम कहलाती है। किसी जाति की स्थानीय समष्टि के जीवों की इकाई को समुदाय या डीम कहते हैं। किसी जाति की स्थानीय समष्टि के जीवों की इकाई को समुदाय या डीम कहते हैं। डीम किसी जाति की स्थानीय समष्टि के उन सदस्यों को निरूपित करता है जो जेनेटिक रूप से समान होते हैं और संभाव्य रूप से संकरण द्वारा जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। अतः डीम समष्टि की वह सबसे छोटी इकाई है जो जाति के अन्य डीमों में जनन करने में समर्थ होती है और जाति की निकटवर्ती समष्टियों के जीन प्रवाह द्वारा प्रभावित होती है। डीम आंशिक रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं। आंशिक रूप से पृथक डीमों के सदस्यों में लक्षण मूल रूप से एक दूसरे के समान होते हैं
और इनके अंतर इतनी अधिक प्रारंभिक अवस्था में होते हैं कि इनको स्पष्ट रूप से विभेदित कर पाना संभव नहीं होता है। डीम सदस्य अनुकूलतम दशा वाले स्थानों पर रहते हैं। वे प्रदेश की प्रतिकूल दशा वाले स्थानों द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। डीम के सदस्य उन स्थानों पर सफलतापूर्वक रहने में समर्थ होते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल होते हैं। जीवन संघर्ष इन जीवों को ऐसे स्थानों पर खोजने के लिए विवश करता है। इस कारण दूर दूर तक वितरित जाति के जीव संपूर्ण प्रयास में समान रूप से न मिलकर केवल सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं। जातियों के उद्भवन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन स्पेसीज। पूर्व स्थित जातियों से नई जातियों का उद्भवन जो होता है उसे स्पेसिएशन कहलाता है। और स्पेसिएशन दो प्रकार से होता है। एक जाति का दो से अधिक जातियों में विभक्त हो जाना जाति उद्भवन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक जाति ए थी, आगे चल कर के ये दो उपजाति बी और सी में विभक्त हो गई। दूसरे एग्जाम्पल में ये बताता है कालांतर में कोई एक पुरानी जाति थी जो परिवर्तित होकर के दूसरी जाति में रूपांतरित हो गई और फिर तीसरी जाति में रूपांतरित हो गई। रूपांतरण के द्वारा समय के साथ ये परिवर्तन होते रहते हैं। स्पेसिएशन या जाति उद्भवन। संकरण करने वाले समुदायों या समष्टि के समूह को स्पीशीज कहते हैं। ये एक विस्मयकारी तथ्य है कि जाति की समष्टि प्राय डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करती है। यहाँ तक कि सतत रूप से वितरित जाति भी दूरी के कारण संयोगिक रूप से मैथुन करने वाली संतति का निर्माण नहीं कर पाती। इनमें प्रादेशिकता या होमिंग इंस्टिंक्ट जो होता है वो एक जाति के प्राणियों की समष्टि या समूह में बांटने का मुख्य कारण करता है। भौगोलिक पृथक्करण या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जाति उद्भवन के प्रमुख कारणों में से एक है। फिजिकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल बैरियर्स ओशियंस, हिली स्टेशंस यानी कि समुद्र, पहाड़, मरुस्थल, ग्लेशियर और नदी। इन भौतिक अवरोधों के कारण एक ही जाति के प्राणी अलग अलग समष्टियों में बढ़ जाते हैं। ये समष्टियाँ एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक होती है और पर्वतीय भागों में पहाड़ों की श्रृंखला या घाटियों में पाए जाने वाले प्राणी एक दूसरे से अलग करती है। सामान्य रूप से कोई भी स्पीशीज जो होती है वो एलोपैट्रिक द्विस्थानिक यानी कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाली या संकरण समस्या ब्रीडिंग पॉपुलेशन की बनी होती है। ये समस्या भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक रहती है और स्वतंत्र रूप से विकास के पथ की ओर अग्रसर होती है। संभवतः प्रारंभ में इन समस्याओं का आनुवंशिक संगठन अवश्य ही समान रहा होगा, किंतु कोई भी दो वातावरण चाहे वे एक दूसरे से कितने भी निकट हो, भौतिक और जैविक रूप से एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। जब वातावरण एक दूसरे के समान नहीं है तो प्रत्येक समष्टि पर अलग अलग प्रकार का सेलेक्टिव फोर्स कार्य करता है। जब अलग अलग सेलेक्टिव फोर्स कार्य करता है तो उन जाति के जीवों में संयोगिक उत्परिवर्तन आते हैं। संयोगिक उत्परिवर्तन के साथ में आनुवांशिक विचलन हो जाता है और सेलेक्टिव फोर्सेस के कारण समान समष्टि के सदस्यों में आनुवांशिक अंतर आ जाते हैं। इसके पश्चात आकार की और शरीर क्रियात्मक विभिन्नता उत्पन्न कर देते हैं और ये अंतर जो होते हैं धीरे धीरे संचित होकर के समष्टियों के आनुवांशिक संगठन में के अपसरण में वृद्धि करते हैं। जब किसी जाति का आनुवांशिक संगठन में अपसरण हो जाता है तो मूल जाति से यह भिन्न प्रकार की हो जाती है। तो शुरू में इसमें से क्लाइंट्स बनते हैं, उसके पश्चात भौगोलिक प्रजातियां बनती हैं और अंत में स्पष्ट रूप से सब स्पीशीज बन जाती हैं और सब स्पीशीज बाद में चल करके स्पीशीज में परिवर्तित होती है। जब भौगोलिक रूप से पृथक दो भौगोलिक प्रजातियां या उपजातियां होती है तो उसको हम द्विस्थानिक कहते हैं, एलोपैट्रिक। ये संकरण करने पर जननक्षम जीव उत्पन्न करती है। इसका अर्थ ये है कि विकसित आनुवांशिक रूपांतरण अभी उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है कि ये उपजातियों में जननीय पृथक्करण उत्पन्न कर सके।
यद्यपि इनके वर्ग के जीवों के साथ मैथुन करने की प्रवृत्ति अधिक विकसित होती है। उपजातियों के जीन कोष में कुछ और विविधताओं के संकलन से इनमें जननीय पृथक्करण विकसित हो जाता है। इस प्रकार उपजातियां जो होते हैं प्रजातियां और जननीय रूप से पृथक होकर के स्पीशीज विकसित हो जाती है। इस प्रकार विकसित जातियां न केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होती है वरन ये जेनेटिकल आइसोलेशन और जीन रिकॉम्बिनेशन द्वारा विकसित रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण भी विसंयोजित हो जाती है। जननीय पृथक्करण की स्थापना जैविक महत्व की एक घटना है, क्योंकि ये जातीय स्तर पर जननीय पृथक्करण जो होता है वो विकास के लिए आवश्यक होता है। विकास की अनुत्क्रमणीयता को ये रोकता है। अन्यथा प्रजातियां उपजातियां पुनः एक ही समष्टि से मिलकर के वापस लुप्त हो जाती। जातीय उद्भवन की क्रिया विस्थानिक समष्टि में होती है। ये उसी क्षेत्र में वास करने वाली जो समस्थानिक जातियां हैं उनमें नहीं होती। समस्थानिक जातियों के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप फिर संकरण एवं बहुगुणिता के कारण विकसित होती है। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो जो समस्थानिक जातियां हैं वो भी नई जातियों को उत्पन्न करती है, और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। कमी हो जाए तो एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है, और एक सेट समुच्चय रह जाए तो हैप्लॉइड कहा जाता है। इसमें रूपांतरण के कारण जातियों का उद्भवन होता है। इस प्रकार के उदाहरण पौधों में देखने को मिलते हैं, यथाकथा जंतुओं में भी देखने को मिल सकते हैं। गेहूँ की स्पीशीज है 3: द्विगुणित, चतुर्गुणित और षटगुणित। द्विगुणित, चतुर्गुणित और षटगुणित। इनकॉर्न वीट जो होता है 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स, 7 दूनी 14 गुणसूत्र, यह द्विगुणित होती है। ईमर वीट 14 जोड़ी गुणसूत्र, 28 गुणसूत्र हो गए, 14 दूनी 28। वल्गेर वीट 21, 7 एक 7, 7 14 7 21, तो ये 21 दूनी 42, 21 जोड़ी गुणसूत्र है, 42 गुणसूत्र है, और ये षटगुणित है। ड्रेसोफिला में भी इसी प्रकार की जंतुओं में देखे जाते हैं। तो ड्रेसोफिला में पाई जाने वाली ड्रेसोफिला मेलनोगेस्टर, ड्रेसोफिला मेलनोगेस्टर में 4 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 8। ड्रेसोफिला विरिलिस 6 जोड़ी गुणसूत्र, 12 क्रोमोसोम्स। ड्रेसोफिला सूडोबस्क्यूरा 5 जोड़ी गुणसूत्र, 10 क्रोमोसोम। ड्रेसोफिला विलिसोनी, ड्रेसोफिला पर्सिमिलिस 3 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 6 गुणसूत्र। ये गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुई जातियां हैं। ड्रेसोफिला विरिलिस के गुणसूत्री संगठन को पूर्वज प्रकार का माना जाता है। ड्रेसोफिला विरिलिस में 6 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 6 जोड़ी गुणसूत्रों में 5 जोड़ी गुणसूत्र तो कैसे होते हैं, सलाका के समान होते हैं, रॉड शेप्ड, और 1 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, 5 जोड़ी तो ऐसे हो गए और 1 जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है। 1 प्लस प्लस ये 5 हो गए, 5 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं। तो हम यहाँ चल रहे थे कि ड्रेसोफिला विरिलिस का जो गुणसूत्र का संगठन होता है वो एंसेस्टर के प्रकार का होता है। 5 जोड़ी तो उसमें रॉड शेप्ड होते हैं, और 1 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बिंदुओं के समान होते हैं। ठीक इसी तरह से हम ड्रेसोफिला सूडोबस्क्यूरा को देखें या ड्रेसोफिला पर्सिमिलिस को देखें, इनमें अनुपूरक रूपांतरण के कारण विरिलिस के गुणसूत्र अनुपूरक द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार किसी एक ऑटोसोम्स को देखें में रूपांतरण द्वारा संभव होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें एक वी आकार के तथा 3 जोड़ी सलाका के आकार के तथा 1 जोड़ी गुणसूत्र इसमें बिंदु के आकार के होते हैं। ड्रेसोफिला मेलनोगेस्टरम के गुणसूत्र के अनुपूरक देखें तो ये विरिलिस के 2 जोड़ी जो ऑटोसोम्स में उनमें रूपांतरण से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप 2 वी आकार के गुणसूत्र हो गए और 1 जोड़ी इसमें सलाका के समान हो गए तथा 1 जोड़ी बिंदु के समान गुणसूत्र निर्मित हो गए। इस प्रकार अंतरजातीय संकरण तथा उसके बाद गुणसूत्रों में द्विगुणिता की प्रकृति को देखा गया है,
और अब प्रयोगों के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है कि दो भिन्न भिन्न जातियाँ में गुणसूत्रों की संख्या समान है और संकरण के माध्यम से नई जाति उसमें उत्पन्न की गई है। मूली और गोभी की जाति का संकरण कारपेंटिको के द्वारा इन दोनों में मूली और गोभी में 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों अलग अलग जीनस के सदस्य हैं। इन गुणसूत्रों में असमान होते हैं और अर्थसूत्री विभाजन के समूह में जोड़े नहीं बनाते हैं। संयोगवत स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाए और गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या बराबर 18 हो गई। निषेचन के प्रति पौधा विकसित हुआ, उसमें दुगुणित संख्या 36 हो गई और नए प्रकार के इसमें चतुर्गुणित विकसित हो गए। यह इनके गुणसूत्र अर्थसूत्री विभाजन के जो में अपने जोड़ों में आ गए और जो चतुर्गुणित जंतु बना उसमें मूली और गोभी दोनों के लक्षण आ गए। इस प्रकार किसी भी जनक पौधे से मूली या पत्ता गोभी संकर करने में असमर्थ है, अतः यह नई स्पीसीज को निरूपित करता है। कालांतर में स्पीसीज में रूपांतरण हुआ। कालांतर में एक जाति से नई जातियों का रूपांतरण विकास की एक विधि है। इस प्रकार विकास में एक समय में केवल एक ही जाति इसका अस्तित्व में आती है। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई ए जाति है बी में और बी जाति सी में विकसित हो जाती है। सिम्पसन के अनुसार ये रूपांतरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला पॉलीलैक्टिक इवोल्यूशन कहलाता है, दूसरा क्वांटम इवोल्यूशन कहलाता है। पॉलीलैक्टिक इवोल्यूशन जो होता है जातिवृत्तीय या अनुवंशीय विकास। इस जातिवृत्तीय या अनुवंशीय विकास के अंतर्गत किसी समष्टि के मध्यमान लक्षणों के प्रतिपालित दिशात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन या तो बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलनों के कारण होते हैं या फिर किसी विशेष या स्थिर वातावरण में रहने के लिए अधिक उन्नत अनुकूलों के कारण होते हैं। विकासशील जातियाँ एक के बाद एक क्रम रूप में विस्थापित होती जाती है और संभवतः इसी कारण नए वंशों और कुलों का विकास होता है। क्वांटम विकास, इसमें गणों, क्लासेस, फिर उच्च वर्गीकृत वर्गों का विकास सम्मिलित है। इसके अंतर्गत नए वातावरण के प्रति सामंजस्य बनाने के लिए समष्टि की संरचना में तेजी से परिवर्तन होते हैं और इस प्रकार की समस्या अपने पूर्वज जीवों से पूर्णतः भिन्न एवं नई परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होती है। दूसरे शब्दों में क्वांटम विकास मैक्रो या गुरु विकास है जो जातीय स्तर से उच्च स्तर पर कार्य करता है। आज का अध्याय हमारा स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, सब स्पीसीज, क्लाइंस, डीम्स, फिर स्पेसिएशन का कंप्लीट हो गया है। अब गृह कार्य के लिए आपके पास प्रश्न है। जैव जातीय संकल्पना क्या है? इसके अनुसार एक जाति की क्या क्या विशेषता होती है? जैव विकास में इस संकल्पना का क्या महत्व है? पहला तो आपको ये क्वेश्चन करना है। दूसरा, सहोदर जातियाँ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा, जैव जातीय संकल्पना किसने प्रतिपादित की और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा, समस्थानिक और विस्थानिक जातियों में क्या अंतर है, उनमें हो रही विकास की क्रिया का वर्णन कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है डीम्स, क्लाइंस, उपजाति और जाति में अंतर बताइए। कुछ शॉर्ट नोट्स भी है। मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक स्पीसीज, सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक स्पीसीज, डीम्स और क्लाइंस। ये कोई 6 क्वेश्चन है जो आपको सरल करके व्हाट्सएप के माध्यम से वापस शेयर करना है। धन्यवाद। आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।